ऐसा सपने में भी मत सोचना बेटे। आज की रात इस स्टेशन पर कोई नहीं ठहरता। मैं भी जा रहा हूं। क्यों? मौत को तुमने देखा नहीं है, मैंने देखा है। भगवान किसी को भी मौत के उन दूतों को ना दिखाए। ऐसी एक रात को एक युवक यहाँ रह गया था। सवेरे उसकी अकड़ी हुई लाश लोगों को यहाँ से मिली थी। आधी रात के समय यहाँ से मौत की ट्रेन निकलती है जिसे मुर्दे चलाते हैं, और मुर्दे ही उस ट्रेन में सफ़र करते हैं। कितना भयंकर दृश्य होता है, वो खून को जमा देने वाला। मेरा घर बहुत छोटा है, वरना मैं तुम लोगों को वहीं पर ले जाता। चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों के लिए यहाँ पे कोई रोने वाला भी नहीं है। इकबाल बोला, हम भी प्रेत ही हैं चाचा, और प्रेत जब मरते ही नहीं है तो रोने की जरूरत क्यों पड़ेगी। राजन इकबाल सीरीज एस.सी. बेदी जी के द्वारा लिखित मुर्दों की रेल। वैन में मौजूद रहस्यमयी ताकत के तीनों साथियों को 5 सशस्त्र पुलिस के आदमियों की निगरानी में पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। उसी समय वायरलेस पर सूचना मिली कि लाल इमारत में मारे गए छापे में कुछ भी नहीं मिला। इमारत पूरी तरह से खाली है। इस खबर के मिलने के बाद राजन कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर बोला, इंस्पेक्टर सतीश, अपराधी तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? मोनालिसा क्लब पर छापा मारा जाए इसी समय। देरी करने से लाल इमारत की तरह वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। इंस्पेक्टर सतीश ने कहा। उस समय 8 जीपें वहां मौजूद थी, जिनमें 30 सिपाही, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदार थे। राजन इकबाल सतीश के साथ उसकी जीप में बैठे। फिर वो पुलिस दल क्लब की तरफ रवाना हो गया। एकाएक क्लब पर छापा मारा गया। पुलिस अंदर घुसती चली गई। क्लब का एक एक कोना छान डाला गया, लेकिन रहस्यमयी ताकत बॉस और उसका साथी सीवन या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। सब तरफ से निराश होकर वो लोग वापस लौट आए। इस समय आप लोग मौत के निशान का दूसरा और आखिरी भाग, मुर्दों की रेल, सुन रहे हैं। अगला दृश्य, राजन निढाल सा सोफे पर बैठा हुआ था। इकबाल कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर बोला, आज बहुत मायूस नजर आ रहे हो। मैं मायूस कभी नहीं होता, लेकिन आज हम रहस्यमयी ताकत जैसे भयंकर अपराधी के इतने करीब पहुंचकर भी असफल रहे। वैन वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शायद बॉस के बारे में उनसे कुछ जानकारी मिल जाए। राजन एकदम से उछलता हुआ बोला, अरे, उन तीनों को तो मैं भूल ही गया था। उनसे तो काफी जानकारी मिल सकती है। हमें इसी समय थाने चलना होगा। दोनों अभी कुर्सी से उठे ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। इकबाल स्पीकिंग। मैं इंस्पेक्टर सतीश बोल रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है। क्या? वैन से पकड़े गए जिन 3 अपराधियों को सिपाहियों के साथ थाने भेजा गया था, वो अपराधियों सहित मारे गए। रास्ते में उनकी जीप को बमों से उड़ा दिया गया। फिर कुछ और बातें करने के बाद इकबाल ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और राजन को सारी बात बता दी। राजन ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, इसका मतलब है हम जहां से चले थे फिर वहीं खड़े हैं। खैर, तुम चाय पिलाओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लेकिन आज तो दूध वाला दूध ही नहीं दे गया। राजन कुछ क्षण सोचते हुए बोला, मैंने क्लब में मंजीत को देखा था, लेकिन छापे के दौरान वो वहां नहीं मिली। तुम दूध लेने के बहाने जाओ और देख कर आओ कि मंजीत घर पर है या नहीं। अरे यार, तुम तो बेकार ही उस बेचारी पर शक कर रहे हो। खैर, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं चला जाता हूं।
इकबाल ने कहा और गिलास उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे पर कुछ दस्तक देनी पड़ी। उसके बाद दरवाजा खुला। सामने नींद से बोझिल आंखें लिए मंजीत कौर खड़ी थी। गुलाबी नाइटी में वो बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मिस्टर काला, आप इस समय? आपके दर्शन के लिए चला आया। क्या? मेरा मतलब है दूध लेने आया हूं, इकबाल बौखलाता हुआ बोला। और जब दूध लेने आऊंगा तो आपके दर्शन तो होंगे ही। मंजीत शर्मा गई और फिर मुस्कुराती हुई बोली, शायद दूध बिल्ली पी गई होगी। जी नहीं, बिल्ली नहीं, दो बिल्ले, और उनमें से एक आपके सामने खड़ा है। माँ होती तो आपसे 5 रुपए अवश्य झाड़ लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि आप जैसे बिल्ले के लिए थोड़े से दूध का प्रबंध हो जाए। फिर वो गिलास लेकर अंदर चली गई और आधा गिलास दूध लेकर बाहर आई। इकबाल ने शुक्रिया कहा और वापस आ गया। इकबाल ने चाय बनाई और फिर दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए इकबाल बोला, मंजीत कौर घर पर ही है। क्लब में तुमने किसी और लड़की को देखा होगा। हो सकता है। वैसे अब क्या करने का इरादा है? हमला करने का। तुम्हें याद होगा कि तुर्ला स्टेशन से थोड़ी दूर पर टेढ़ी पहाड़ी है, वहीं पर सर्वे इंजीनियर का कत्ल हुआ था। मेरे विचार में सोने की खान वही है और मोनालिसा क्लब में उसी सोने का व्यापार होता है। लेकिन वहां तो हमें कुछ भी नहीं मिला था। यही तो अपराधी की बुद्धिमानी है। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि जहां उनकी जड़ें पनप रही हैं, हम वहीं हमला करेंगे। और वैसे भी पुलिस की नाकेबंदी के कारण अपराधी शहर में वारदात नहीं करेगा, अपनी खोह में छुप जाएगा। चलना किस भेष में होगा? डॉक्टर के भेष में, जिन्हें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों की तलाश होगी। यानी बूढ़ों का मेकअप करना होगा। तुम जवानी बने रहो, बूढ़ा मैं बन जाऊंगा। ठीक है? ओके प्यारे, जियो। तुम ही नहीं, तुम्हारे भूत प्रेत भी जिए। राजन हंस पड़ा और फिर बोला, भूत प्रेत की एक बात याद आई। क्या? सुना है कि तुर्ला स्टेशन और तुर्ला गांव प्रेतग्रस्त है। वहां पे प्रेत हंगामा मचाते रहते हैं। मैंने तो सुना है कि प्रेत जो हैं वो ट्रेनों में भी सफर करते हैं। ठीक सुना है। यानी वहां जाकर हमें प्रेतों से मुकाबला करना पड़ेगा। शायद इसीलिए हमें वहां पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। पहले मुझे आईजी को पूरी रिपोर्ट देनी होगी। ओके। फिर दोनों सो गए। अगला दृश्य। तुर्ला स्टेशन एक छोटा सा जंक्शन था। दोपहर को और सवेरे वहां से 4 सवारी गाड़ियां और 3 माल गाड़ियां विभिन्न दिशाओं को जाती थीं। उसके बाद रात तक कोई गाड़ी नहीं थी। रात को 7 बजे उत्तर की तरफ से तूफान मेल वहां आकर 15-20 मिनट ठहरती थी और फिर दक्षिण की तरफ चली जाती थी। पूर्व की तरफ से आने वाली ट्रेन 7:40 पर आती थी और उसे मेल ट्रेन कहा जाता था। 8 बजे वो वहां से रवाना हो जाती थी। तूफान ट्रेन से उतरने वाली सवारियां मेल ट्रेन पर बैठकर चली जाती थीं। इसके दूसरे दिन तक कोई ट्रेन नहीं थी। ट्रेनों का आना जाना बहुत कम होने के कारण वहां स्टाफ भी बहुत कम था। 8 बजे के बाद स्टाफ का कोई भी व्यक्ति स्टेशन पर नहीं ठहरता था। सब गांव के पास बने अपने क्वार्टरों में चले जाते थे, क्योंकि उस स्टेशन से रात को मुर्दों की रेल निकलती थी। गांव में कच्चे पक्के काफी मकान थे, लेकिन जिस रात मुर्दों की रेल आती थी, उस रात
शाम से ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। राजन इकबाल मेल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दोनों ने अपना भेष बदला हुआ था। उनके अगल बगल दो नौजवान और सामने वाली बर्थ पर एक बूढ़ा और एक औरत बैठे थे। अचानक राजन ने पूछा, बाबा, क्या आप भी तुल्ला जंक्शन जा रहे हैं? हाँ बेटा, वही हमारा घर है। सुना है कि स्टेशन पर भूत प्रेत आते जाते हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है बेटा। आज से लगभग 10 साल पहले वहाँ भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। लाइन के किनारे ही रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं। उस एक्सीडेंट में मरने वाले ही सारे कर्मचारी और यात्री प्रेत बन गए हैं। हर महीने के तीसरे इतवार वहाँ उन्हीं प्रेतों की ट्रेन आती है। जो उस ट्रेन को देख लेता है वो जीवित नहीं बचता। लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? इंजन लाइन से उतरकर क्वार्टरों पे चढ़ गया था। उन क्वार्टरों में एक गार्ड रामदास, ड्राइवर स्टीफन तथा लाइनमैन किशनलाल के अलावा कुछ कर्मचारी भी रहते थे। वो सब इंजन के नीचे दबकर मारे गए। कुछ यात्री भी मर गए। उनकी याद में सरकार ने टूटे फूटे क्वार्टरों के पास एक समाधि बना दी थी, जिस पर लिखा था कि रेलवे के वो शहीद जो फर्ज पर कुर्बान हो गए। एक दिन गांव का एक आदमी रात के समय वहां से गुजरा तो उसे गार्ड रामदास, ड्राइवर स्टीफन और लाइनमैन किशनलाल के प्रेत दिखाई दिए, जो अपने टूटे फूटे क्वार्टरों से बाहर निकल रहे थे। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वासियों को उनके प्रेतों के बारे में बताया तो सारा गांव भय से कांप उठा। जब कुछ और लोगों ने उन प्रेतों को वहां टहलते घूमते देखा तो फिर सबने उस तरफ जाने से तौबा कर ली। अब रात की बात तो दूर, कोई दिन में भी उधर नहीं जाता। उन क्वार्टरों में अब जंगली जानवरों का डेरा है। हर महीने की तीसरे इतवार को 12 बजे के आसपास रात के समय स्याह भयानक मुर्दों की रेल गुजरती है। तब स्टेशन की घंटी अपने आप बज उठती है। सिग्नल गिर जाता है। बूढ़ा लाइनमैन लालटेन हाथ में पकड़े कंडरों से प्रकट होता है। उस ट्रेन का ड्राइवर मुर्दा स्टीफन और गार्ड रामदास होता है। इकबाल ने पूछा, क्या मुर्दों की रेल को किसी ने देखा है? हाँ, तुल्ला जंक्शन के स्टेशन मास्टर ने एक बार उस रेल को देखा था, जिसमें काले इंजन के अगले हिस्से में एक कंकाल लटका होता है, जिसकी खोखली आंखों से तेज रोशनी निकलती है। उसमें मुर्दे ही सफ़र करते हैं और ट्रेन एक्सीडेंट के मुर्दे ही उसे चलाते हैं। स्टेशन मास्टर ने अपने बंद कमरे के दरवाजे की झिर्री से वो भयानक दृश्य देखा था। वो सवेरे बेहोशी की हालत में पाया गया, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस ट्रेन को देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। एक बार 4 मुसाफिर उस रात प्लेटफॉर्म पर रह गए। सवेरे उनकी अकड़ी हुई लाशें वहाँ मिली। लोहार का बेटा बोलू, जो शहर से गांव आया था, उसे वहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो गलती से प्लेटफॉर्म पर रह गया था। सवेरे लोगों को उसकी भी लाश वहाँ से उठानी पड़ी। इसीलिए उस रात लोग मेल ट्रेन से उतरकर हर हाल में तूफानी ट्रेन पर चढ़कर स्टेशन छोड़ देते हैं। स्टेशन मास्टर ने तो उन सारे यात्रियों को समझाया भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब तो तुल्ला स्टेशन और गांव की बहुत भयानक कहानी है। हाँ बेटा, वहाँ के लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई। तुल्ला जंक्शन आ गया था। वहाँ के मुसाफिर उतरने लगे। उनमें वो बूढ़ा और उसकी पत्नी भी थी। राजन इकबाल भी वहीं उतर गए। उस गांव के लोग तो तेजी के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए, लेकिन आगे जाने वाले यात्री
दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी तूफान पर चढ़ गए। स्टेशन मास्टर बेचैन सा प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। दोनों ट्रेनें अपने निश्चित समय पर रवाना हो गईं। पूरे स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगला दृश्य। बेंच पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनमें से 2 तो राजन इकबाल थे और तीसरा अजनबी था। राजन बोला, बड़ी एकांत और शांतिप्रिय जगह है। आज रात यहीं व्यतीत करनी होगी। गांव में तो सभी दरवाजे बंद होंगे। लेकिन यार, खुले प्लेटफॉर्म पर तो सर्दी से ठिठुर जाएंगे। वेटिंग रूम में चलो, इकबाल ने कहा। तीसरा व्यक्ति बोला, गांव में तो इस समय तुम लोग को किसी का भी दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। क्यों भाई साहब? आज इस स्टेशन पर गांव की सबसे भयंकर रात है। अगर मुझे पहले याद होता तो मैं ट्रेन से कभी ना उतरता। वो व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है प्यारे, इकबाल ने पूछा। आज रात होने से पहले ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। बाहर रोशनी तक नहीं जलाते, क्योंकि आज की रात आवारा मुर्दों की ट्रेन यहां से गुजरती है। जो उस भयंकर ट्रेन को देख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। वो व्यक्ति कांपते स्वर में बोला, आज महीने का तीसरा इतवार है। हाँ, आज तीसरा इतवार ही है। काश मुझे पहले याद होता। अब तो खुदाई मेरा रखवाला है। और राजन इकबाल ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। वहां के भयानक मौत के सन्नाटे से वो दोनों भी प्रभावित नजर आ रहे थे। अगला दृश्य। ठक ठक की आवाज ने सन्नाटे को भंग कर दिया। तीनों ने पलट कर देखा। स्टेशन मास्टर उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। पास आकर उसने पूछा, लगता है बाहर से आए हो। जी हाँ, राजन बोला। हम आज रात स्टेशन पर ही ठहरेंगे। ऐसा सपने में भी मत सोचना बेटे। आज की रात इस स्टेशन पर कोई नहीं ठहरता। मैं भी जा रहा हूं। क्यों? मौत को तुमने देखा नहीं है, मैंने देखा है। भगवान किसी को भी मौत के उन दूतों को ना दिखाए। ऐसी एक रात को एक युवक यहां रह गया था। सवेरे उसकी अकड़ी हुई लाश लोगों को यहां से मिली थी। आधी रात के समय यहां से मौत की ट्रेन निकलती है, जिसे मुर्दे चलाते हैं, और मुर्दे ही उस ट्रेन में सफर करते हैं। कितना भयंकर दृश्य होता है, वो खून को जमा देने वाला। मेरा घर बहुत छोटा है, वरना मैं तुम लोगों को वहीं पर ले जाता। चले जाओ यहां से। तुम लोगों के लिए यहां पे कोई रोने वाला भी नहीं है। इकबाल बोला, हम भी प्रेत ही हैं चाचा, और प्रेत जब मरते ही नहीं है तो रोने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मजाक कर रहा हो? पागल हो तुम? अपनी जान से प्यार करो। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आज की रात वो रेल भूतनाथ सीटी बजाती हुई जरूर आती है। प्लेटफॉर्म की घंटी बज उठती है और सिग्नल गिर जाते हैं, और वो मुर्दों की रेल पटरियों पर धड़धड़ाती हुई निकल जाती है। जो भी व्यक्ति उसे देख लेता है वो भी मुर्दों में शुमार हो जाता है। लेकिन चाचा, राजन ने पूछा,
आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई? ऐसी ही एक रात को मैं अपने कमरे में काम करता रह गया था। जब मुर्दों की रेल आई तो मैंने दरवाजे के सुराख से वो भयानक दृश्य देखा। वो स्याह काली ट्रेन थी जिसके इंजन के अगले भाग में एक कंकाल लटक रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों से तेज रोशनी निकलकर सामने की तरफ फैल रही थी। रेल में सिर्फ 4 डिब्बे थे। उन डिब्बों से 8 कंकाल उतरे और प्लेटफॉर्म पर नाचने लगे। लाइनमैन किशन लाल लालटेन हाथ में पकड़े एक तरफ से प्रकट हुआ। इंजन से ड्राइवर स्टीफन और गार्ड रामदास उतरे और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगे। मैं अपनी आंखों से उनकी लाशों को देख चुका था, इसलिए वो प्रेत ही थे। प्रेत। मैं थर थर कांप रहा था। वो तीनों मेरे कमरे के सामने आकर रुक गए। गार्ड रामदास ने कह कहा लगाया और फिर उसका स्वर मुझे सुनाई दिया। स्टेशन मास्टर, हमें और इस मुर्दों की ट्रेन को जो भी व्यक्ति देख लेगा हम उसे खत्म करके अपनी दुनिया में मिला लेंगे। तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि तुम लोगों को बता सको कि हम मरकर भी जिंदा हैं, क्योंकि हम प्रेत बन चुके हैं। फिर मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। ओह। वो जाने लगा तो राजन बोला, आप तो जानते हैं गांव में कोई भी हमारे लिए दरवाजा तो खोलेगा नहीं, इसलिए कृपा करके आप हमें वेटिंग रूम में ठहरने की इजाजत दे दीजिए। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अब तुम लोग को जैसा करना है करो। भगवान न करे कल वेटिंग रूम से तुम लोग की लाशें उठाना पड़े। और वेटिंग रूम में बत्ती भी नहीं है। प्लेटफॉर्म की एक बल्ब को छोड़कर वैसे भी सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। कहने के बाद स्टेशन मास्टर रुका नहीं, तेज कदमों से चलता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अजनबी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, साहब मुझे बचा लीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहता। अरे प्यारे, तुम्हें मार कौन रहा है? इकबाल ने पलके झपकाते हुए पूछा। वही रेल वाले प्रेत जो यहाँ आने वाले हैं। चिंता मत करो, हम प्रेतों के भी प्रेत हैं, यानी उनके बाप। तुम्हें तंग करेंगे तो हम उनकी दुम में पटाखे बांधकर ऐसी आग लगाएंगे धूम धड़ाका हो जाएगा। उसका भय तो कम नहीं हुआ, लेकिन राजन हंस पड़ा। अगला दृश्य। प्लेटफॉर्म पर 100 वाट का एक बल्ब जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत कम थी। बाकी सब जगह अंधकार था। राजन इकबाल अजनबी के साथ वेटिंग रूम में चले गए थे। इकबाल के पास एक झोला था, उसमें से एक मोमबत्ती निकालकर उसने जला ली थी, जिसके कारण वहां पर थोड़ा सा प्रकाश हो गया था। कभी कभी जानवरों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठती थी। तुड़ला गांव के 2 तरफ जंगल था, जिसमें शेर चीते जैसे जानवरों को छोड़कर सभी जानवर पाए जाते थे। एक टेढ़ी पहाड़ियों का सिलसिला था, लेकिन उस इलाके को ही टेढ़ी पहाड़ी के नाम से पुकारा जाता था। रेलवे लाइन टेढ़ी पहाड़ी के स्टेशन की तरफ वाले भाग से लगती हुई चली गई थी। उधर पहाड़ी पेड़ जरूर थे, लेकिन हरी घास ना होने के कारण गांव वाले उधर अपने जानवरों को चराने नहीं ले जाते थे। अगर कोई ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाए तो वहां से स्टेशन साफ नजर आता था। स्टेशन के वेटिंग रूम में अजनबी भय से कांप रहा था। फिर वो बोला, 11 बज गए। मुर्दों की रेल 11-12 के बीच आती है। अब क्या होगा? होना क्या है, हम शान से मुर्दों का तमाशा देखेंगे। इकबाल बोला, क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? अरे यार, हम लोग तो प्रेतों के भी बाप हैं, हमें किस बात का डर। तभी वो तीनों चौंक उठे। हवाओं में तैरती हुई उन्हें बहुत हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी।
अजनबी कांपते स्वर में बोला। वो आ रही है। फिर जोर से सीटी सुनाई दी। सीटी की आवाज भी काफी भयानक थी। अगले ही पल प्लेटफॉर्म की घंटी बज उठी। अजनबी बोला। स्टेशन मास्टर ठीक कह रहा था, सिग्नल डाउन हो गया होगा। अब हम लोग मौत से नहीं बच सकते। हमारा मुर्दे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजन शांत स्वर में बोला। अगर तुमने हिम्मत से काम लिया तो कुछ नहीं होगा, हम दोनों भी तो तुम्हारे साथ हैं। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन भय की अधिकता के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इकबाल, राजन धीरे से बोला, ये कमजोर दिल का लगता है, कहीं भय की अधिकता के कारण इसका हार्ट फेल ना हो जाए। लेकिन यार, डरने से हम इसे रोक भी तो नहीं सकते हैं। कहो तो इसे एक फड़फड़ाती झक सुना दूं, शायद डर भूल जाए। बकवास नहीं, आओ बाहर चलकर देखें वो कैसे मुर्दे हैं और कैसी ट्रेन है। दोनों जैसे ही बाहर की तरफ लपके, दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो गए। राजन ने दरवाजे पर जोर लगाकर देखा, लेकिन वो उसे खोल नहीं सका। तभी इंजन की तेज सीटी की आवाज के साथ भयानक गड़गड़ाहट की आवाज उभरी। दरवाजे के ऊपरी हिस्से में शीशे लगे हुए थे। राजन तीव्र स्वर में बोला, इकबाल, जल्दी से कुर्सी लेके आओ। इकबाल एक साथ 2 कुर्सियां उठा लाया और फिर अलग अलग कुर्सियों पर वो दोनों चढ़ गए। वो काली स्याह ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। इंजन को तो वो लोग नहीं देख सके, लेकिन 4 काले स्याह डिब्बे उन्हें दिखाई दिए। दूसरे डिब्बे के शीशे की खिड़की से उन्हें 2 कंकाल सीट पर बैठे दिखाई दिए। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर गई। अगले ही क्षण उन्हें एक बूढ़ा प्लेटफॉर्म के एक कोने से आता दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। कुछ और पास आने पर उन्होंने स्पष्ट देखा, उसका चेहरा मुर्दों की तरह सूखा और झुर्रीदार है। वो कदम उठाने की बजाय घिसट घिसट कर चल रहा था। राजन बुदबुदाया, इकबाल, पहचाना? नहीं। अरे लाइनमैन किशन लाल है। इकबाल झुरझुरी लेकर रह गया। किशन लाल का प्रेत उनकी आंखों के सामने से चला जा रहा था। राजन ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और बूढ़े पर फायर कर दिया। शीशे में एक सुराख हो गया। राजन को पूरा विश्वास था उसका निशाना कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी किशनलाल चला जा रहा था। गोली की आवाज होने के बावजूद भी वो जरा सा भी नहीं चौंका। फिर वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर उस तरफ बढ़ गया जिधर प्रेतग्रस्त टूटे फूटे खंडहर थे। दोनों को कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने सचमुच प्रेत देखा हो। दोनों ही झुरझुरी लेकर रह गए। दोनों कुर्सी से नीचे उतर आए। अजनबी फर्श पर पड़ा था। इकबाल बोला, लगता है मर गया। नहीं, भय के कारण बेहोश हो गया है। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। फिर वो दोनों खांसने लगे। ये क्या मुसीबत है? इकबाल बोला, कहीं दम घोट कर मैं मारने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। राजन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। कमरे में सफेद सा धुआं भर रहा था, लेकिन वो धुआं कहां से आया ये बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी।
इकबाल, राजन खांसता हुआ बोला, तुम्हारा शक सही है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है। मेरा दम घुट रहा है। आधा मिनट और अगर हम लोग इस कमरे में रहे तो सवेरे हमारी लाशें यहाँ से मिलेंगी। गैस के कारण मोमबत्ती भी बुझ गई थी, जिसके कारण कमरे में गहन अंधकार छा गया था। दोनों बुरी तरह से खांस रहे थे। सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। दोनों किसी तरह खिड़की पर पहुंचे। राजन ने खिड़की पर पूरी ताकत लगा दी। खिड़की एक झटके के साथ खुल गई। दोनों ने अपने मुंह बाहर कर दिए और जोर जोर से सांस लेकर ताज़ी हवा फेफड़ों में बढ़ने लगे। इकबाल ने पूछा, तुमने खिड़की कैसे खोली? जब जान पर बनाती है तो इंसान बचने के लिए अपनी अंतिम ताकत भी लगा देता है। खिड़की के रास्ते जहरीला धुआं धीरे धीरे बाहर निकल गया। तब दोनों फिर कमरे में आ गए। इकबाल मोमबत्ती जलाता हुआ बोला, आज की घटनाएं तो सचमुच दिमाग को पागल बना देने वाली हैं। हाँ, लेकिन ना तो हम पागल हुए और ना ही हमें मौत आई। अब तो मुझे सवेरे का इंतजार है ताकि हम जल्दी से जल्दी इस भूतहा जगह से निकल जाएं। लेकिन प्यारे, ट्रेन अभी वापस भी तो आएगी। नहीं। अरे यार, जब गई है तो वापस भी आएगी। यानी अभी हमें फिर से प्रेतों के दर्शन करने पड़ेंगे। हाँ। तभी इकबाल की नजर अजनबी पे पड़ी, जिसका मुंह खुला हुआ था लेकिन आंखें बंद थीं। ये बेचारा तो मर गया। राजन ने नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई थामी तो बोल उठा, उफ, ये तो अकड़ा पड़ा है। स्टेशन मास्टर कह रहा था कि जो मुर्दों की रेल को देख लेता है जिंदा नहीं बचता। लेकिन हम तो बच गए। स्टेशन मास्टर भी बच गया था। इकबाल से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। फिर वो लोग ट्रेन की वापसी का इंतजार करने लगे। कोई 40 मिनट के बाद उन्हें इंजन की सीटी सुनाई दी। इकबाल, ट्रेन आ रही है, मोमबत्ती बुझा दो। मैं नहीं चाहता उन्हें आभास भी हो कि हम जिंदा हैं। इकबाल ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। स्टेशन की घंटी बज उठी। दोनों फिर कुर्सियों पर आकर खड़े हो गए। बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। तभी वो चौंके। दूर लाइनों पर प्रकाश धमका, जो धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। फिर उन्हें लाइनमैन किशन लाल दिखाई दिया। वो उसी तरफ से आ रहा था जिधर प्रेतग्रस्त खंडर थे। लालटेन उसके हाथ में थी। इकबाल बुदबुदाया, एक मुर्दा तो आया। राजन बोला, अभी तुम और मुर्दों के भी दर्शन करोगे, क्योंकि वापसी पर ट्रेन यहाँ अवश्य रुकेगी। मुझे तो डर लग रहा है। अब तो जो होगा देखा जाएगा। घंटी बज रही थी। दूर सिग्नल गिरता दिखाई दिया। फिर धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। राजन चौंकता हुआ बोला, इकबाल, तुमने मौत का भयंकर रहस्यमय निशान देखा? हाँ, इंजन के साथ साथ हर डिब्बे पर बना हुआ है। काले डब्बे के अंदर कंकाल की तस्वीर है। मुझे तो लग रहा है कि शहर में कत्ल भी इन्हीं प्रेतों ने किए हैं। इसके पीछे बहुत गहरा राज नजर आता है। बाद में सोचेंगे, इस समय खामोश रहो। उन्होंने तो अपनी तरफ से मैं मार डाला है।
अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि हम जिंदा हैं तो मुसीबत हो जाएगी। डिब्बों से 5 कंकाल उतरे और प्लेटफॉर्म पर आकर नाचने लगे। इकबाल बुदबुदाया, ये तो सचमुच प्रेत नजर आते हैं। ड्राइवर स्टीफन और गार्ड रामदास इंजन से नीचे उतरे और उस तरफ बढ़ने लगे जिधर किशन लाल खड़ा था। पास पहुंचकर स्टीफन ने पूछा, कहो किशन लाल, हमारे मरणास्थल का क्या हाल है? बहुत दिनों से तुम लोग वहाँ आए नहीं। मुर्दा साथी वहाँ अपने दोस्त स्टीफन और रामदास का इंतजार कर रहे हैं। फुर्सत मिलते ही आएंगे और वहां जश्न मनाएंगे, नाच गाना होगा, पार्टी होगी, हम मुर्दों की पार्टी। हाँ, लेकिन रामदास तुम तो अभी से थक के नजर आ रहे हो। हम मुर्दे हैं, हम मुर्दों को थकान नहीं होती। धीरे बोलो, स्टीफन बोला। ट्रेन में सोए प्रेत जाग जाएंगे। जागते हैं तो जागने दो। वो भी तो हमारे साथ ही मरे थे, उस जगह जहां आप खंडर बने हैं, जहां हमारी याद में चबूतरा बना है। प्लेटफॉर्म से तो वो दिखाई देता है, लेकिन इस समय अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर तक वो लोग प्लेटफॉर्म पर घूमते रहे। एक बार घंटी फिर बज उठी। सभी मुर्दे ट्रेन में चढ़ गए। इंजन ने एक भयंकर सीटी बजाई और फिर ट्रेन जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस चली गई। किशन लाल भी अपनी लालटेन के साथ अंधेरे में गुम हो गया। फिर बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों बाहर आ गए। राजन, इकबाल बोला, मैंने बहुत सी भयंकर रातें अपराधियों के बीच गुजारी हैं, लेकिन आज जैसी भयंकर रात मेरे जीवन में कभी नहीं आई। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे विचार से यहां से भाग चलो। डर रहे हो? ऐसे खौफनाक माहौल में तो खुदा भी आकर डर जाएगा। शुक्र करो कि हम जिंदा हैं। अब सवेरे स्टेशन मास्टर के आने से पहले में निकल जाना है। क्यों? ताकि प्रेत यही समझे कि हम मारे जा चुके हैं। और हमारी लाशें? लाशें कैसे गायब हो गई, ये बात प्रेत खुद ही सोचते रहेंगे। अब चलो यहां से। अगला दृश्य। राजन का विचार था, जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे कोई बहुत ही गहरी साजिश है। राजन ने उस साजिश का पर्दाफाश करने का मन ही मन निश्चय कर लिया था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने प्रोफेसर और उसके सहायक का मेकअप कर लिया था। जब वो लोग गांव पहुंचे तो वहां बुरी तरह दहशत फैली हुई थी। लोग छोटे छोटे दलों में एकत्रित होकर रात वाली घटना का ही जिक्र कर रहे थे। रात को एक बार फिर मुर्दों की रेल आई थी। स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम में एक अकड़ी हुई लाश मिली। वेटिंग रूम में रात को 3 व्यक्ति रुके थे। 2 लाशें गायब हो गईं। शायद प्रेत ही उन्हें उठाकर ले गए होंगे। वहां से वो रेल लाइन पर चलते हुए पहाड़ी की तरफ चल पड़े। लाइन पहाड़ी के पास से होकर गुजरती हुई निकल गई थी। राजन, एकाएक इकबाल ने पूछा। समझ नहीं आया।
आखिर प्रेतों की वो ट्रेन आती कहाँ से होगी? अगर यही मालूम हो जाए तो सारे भेद न खुल जाएं। ये लाइन आगे बलरामपुर तक चली गई है। हो सकता है कि हमें रेल का रहस्य जानने के लिए बलरामपुर तक जाना पड़े। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य लाइन से जुड़ती हुई एक और लाइन होनी चाहिए। अगर वो लाइन हमें मिल जाए तो काफ़ी कुछ मालूम किया जा सकता है। अब क्या करने का इरादा है? इन पहाड़ियों की जांच करेंगे। यहीं पर कहीं सर्वे इंजीनियर की लाश मिली थी। फिर वो लोग एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर सूखी झाड़ियों के अलावा कुछ पेड़ भी थे। पहाड़ी पर कई जगह उन्हें चूने की लकीरें दिखाई दी। कुछ मोटी कीलें भी ठुकी हुई थीं। पहाड़ी का निरीक्षण करते हुए वो जड़ी बूटियां तलाश करने की एक्टिंग कर रहे थे। कई तरह की पत्तियों को तोड़कर उन्होंने झोले में डाल भी लिया था, लेकिन उस पहाड़ी पर उन्हें कोई सूत्र नहीं मिला। आगे और भी पहाड़ियां थीं, लेकिन शाम हो जाने के कारण वो लोग वहां जाने की बजाय वापस लौट आए। गांव में वो लोग एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। रात में खाना खाने के बाद राजन इकबाल टहलने के लिए बाहर आ गए। उस जगह से प्रेतग्रस्त खंडहर साफ दिखाई देते थे। एकाएक राजन चौंकता हुआ बोला, वो देखो इकबाल, खंडरों में रोशनी दिखाई दे रही है। लाइनमैन किशनलाल का भूत होगा, देखने चले? अभी नहीं, कल चलेंगे। दूसरे दिन दोनों सवेरे ही धर्मशाला से निकल पड़े और प्रेतग्रस्त खंडहर मकानों में पहुंचे। दिन के समय भी वहां का वातावरण बहुत भयानक और दिल हिला देने वाला था। एक जगह इकबाल को ठोकर लगी तो उसकी चीख निकल गई। आ! राजन मुस्कुराता हुआ बोला, कोई प्रेत नहीं है, इंसानी खोपड़ी है। लगता है प्रेतों का भय मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। बुरी बात है, इस तरह क्या तुम खाक जासूसी करोगे? इकबाल कुछ नहीं बोला। एक जगह उन्हें दो जानवरों के कंकाल पड़े दिखाई दिए। दूसरी जगह एक मृत लोमड़ी छत से उल्टी लटकी नजर आई। इन चीजों के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अतः वो लोग वहां से पहाड़ियों की तरफ बढ़ गए। दूसरी पहाड़ी पर जब वो लोग पहुंचे तो चौंक उठे। उन्हें वहां एक कच्ची और चौड़ी सड़क दिखाई दी जो पहाड़ों के चारों तरफ से होती हुई चली गई थी। इकबाल, तुल्ला गांव के आगे तो शायद कोई सड़क जाती ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर ये सड़क कहां से आई? पास चलकर देखते हैं। दोनों पास पहुंच गए। वो सड़क काफी अच्छी हालत में थी और उन पर टायरों के निशान भी थे। इसे सफर के लिए प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, तभी उन्हें एक गरड़िया दिखाई दिया जो वहां बकरियां चरा रहा था। उससे बात करने पर मालूम हुआ वो वहां अक्सर बकरियां चराने आता है, क्योंकि वहां का खामोश वातावरण उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने ये भी कहा, यहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, बल्कि खामोशी मिलती है। चाहो तो उन्हें अपने झोले में भर लो। कोई खास जानकारी उससे भी नहीं मिली, लेकिन दूर पहाड़ी पर उन्हें चूने की लकीरें और मोटी कीलें ठुकी हुई मिली। पहाड़ी पर उन्हें गहरी और अंधेरी खाइयां भी मिली। चौड़ी पहाड़ी के अंत में एक नदी थी। कच्ची सड़क नदी तक चली गई थी। नदी इतनी गहरी और चौड़ी थी कि उसमें स्टीमर आसानी से चल सकता था। फिर वो लोग वहां से वापसी के लिए चल पड़े। दूर जाकर उन्होंने देखा कि गरड़िया एक चट्टान की आड़ से उन्हें घूर रहा है। इकबाल बोला, मुझे तो वो गरड़िया कोई जासूस नजर आता है। हो सकता है अपराधियों का जासूस हो। कहो तो दबोच लूं? नहीं, इस समय यहां से निकलो। अब हम वापस रामगढ़ चल रहे हैं। यहां का काम अधूरा छोड़कर
यहाँ आकर मैंने काफ़ी काम की बातें मालूम कर ली हैं। समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। अपराधी को अब मैं खुला छोड़ देना चाहता हूँ। अब एक बार फिर हमारा अपराधी से टकराव रामगढ़ में होगा। इकबाल ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था राजन इस वक्त उसे कुछ भी नहीं बताएगा। फिर वो लोग ट्रेन द्वारा रामगढ़ आ गए। अगला दृश्य। 4 दिन के बाद राजन इकबाल अपने किराए के मकान में वापस लौटे थे। पंजाबी मकान मालकिन हरबस कौर ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो उनके पास पहुंच गई। राजन ने पूछा, कैसी हो आंटी? मैं तो ठीक हूँ। तुम दोनों कितने गायब हो गए थे? एक भयंकर जादूगर हमें उठा ले गया था। इकबाल ने मासूमियत से बोला। मंजीत जैसी राजकुमारी ने वहां पहुंचकर हमें छुड़ाया और यहां ले आई, ताकि हम अपनी प्यारी आंटी से दूध उधार मांगकर चाय पी सकें। आंटी हंसती हुई बोली, बड़ा शरारती है रे तू। लेकिन अच्छे बच्चे की शरारतें भी अच्छी ही लगती हैं। लेकिन बेटा, बताकर जाया करो ताकि मुझे चिंता ना करनी पड़े। अब ऐसा नहीं होगा आंटी। कोई मेरी चिंता नहीं करता। मंजीत भी कई कई घंटे गायब रहती है। कोई छोकरा है, उसी के साथ घूमने चली जाती है। क्या नाम है उसका? इकबाल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। शायद सीवान या ऐसा ही कुछ। राजन ने झट से बोला, सीवन तो नहीं? हाँ, यही नाम है। सुनकर राजन गंभीर हो गया और फिर बोला, हम उसे समझा देंगे, आप चिंता ना करें। आंटी ने प्यार भरी नजरों से राजन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद राजन बोला, इकबाल, लगता है मंजीत हमारे दुश्मनों से मिली हुई है। तुम तो यार बेकार ही उस पर शक कर रहे हो। शायद तुम नहीं जानते, सीवन उसी दल का सदस्य है जिसकी हमें तलाश है। अगर ये बात है तो यहाँ हमारे लिए खतरा है। वैसे न जाने क्यों मंजीत में मुझे अपनी सल्लो की छवि नजर आती है, इसलिए मन नहीं मानता। सच तो यह है कि हरबस कौर यानी आंटी में मुझे शोभा की झलक नजर आती है, लेकिन मैं सोचता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे ही लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल आपस में मिलती है। इकबाल कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद दोनों ताला लगाकर घर से बाहर आ गए। इकबाल ने पूछ लिया, अब कहाँ जाना है? आज हम गायब रहेंगे। कल रात मोनालिसा क्लब पर छापा मारा जाएगा। कहीं तुम टेढ़ी पहाड़ी और तुल्ला स्टेशन का संबंध मोनालिसा क्लब से तो नहीं मिला रहे? कुछ ऐसा ही समझो। यानी कैसा? टेढ़ी पहाड़ी और तुल्ला स्टेशन पर मुझे सिगार के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं जो विदेशी हैं और उन्हें सिर्फ मोनालिसा क्लब में ही बेचा जाता है। ऐसे ही सिगार का टुकड़ा पुलिस को प्रताप सिंह की लाश के पास से भी मिला था। ओह, ये केस अब काफी हद तक मेरी समझ में आ गया है। अपराधी को पहले से ही उस सोने के खान की जानकारी थी, जो सर्वे के दौरान सरकारी ऑफिसरों की जानकारी में आई। लेकिन अपराधी नहीं चाहता था कि उसका सरकार और जनता को पता लगे, इसलिए उसने बारी बारी उन सब ऑफिसरों को खत्म कर दिया जो सोने की खान की जानकारी रखते थे। रिकॉर्ड ऑफिस की उन फाइलों को भी उसने गायब करवा दिया जिसमें सोने के खान के सर्वे की पूरी रिपोर्ट थी। लेकिन जिस ढंग से हत्याएं की गई हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। तुम शायद उस शैतानी निशान को भूल गए जिसके काले धब्बे पर कंकाल की तस्वीर छपी हुई थी। वो सब भय फैलाने का एक ढंग था। और वो प्रेतों की ट्रेन, दहशत फैलाने का वो भी एक ढंग है। मैं तो विश्वास के साथ ये भी कह सकता हूं कि उस सोने की खान पर बुद्धिमान और भयानक अपराधी का कब्जा है, और वहां के सोने की बिक्री मोनालिसा क्लब में होती है। लेकिन सोने की खान है कहां?
तीसरी पहाड़ी पर, शायद तुमने नोट नहीं किया, तीसरी पहाड़ी पर कुछ सुराग दिखाई दिए थे। वहां से बहुत हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन काफ़ी जांच के बाद भी मैं अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तो अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे? प्रेतों की रेल द्वारा, जो उनका एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है, लेकिन इसके लिए हमें अगले महीने के तीसरे इतवार का इंतज़ार करना होगा। और तब तक क्या घास छीलोगे? तब तक हम अपराधी को रामगढ़ में ही उलझाए रखेंगे, ताकि उन्हें ज़रा भी शक ना हो कि हम सोने की खान और प्रेतों की रेल का रहस्य जान चुके हैं। मान गए यार, तुम्हें छुपे रुस्तम हो, तभी शोभा तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। ये शोभा कहाँ से घुस आई? यार शोभा तो शोभा ही है, उसे अपने करीब ले आओगे तो शोभायमान हो जाओगे। राजन हंस पड़ा। अब कहाँ जा रहा हो? आईजी के बंगले पर। आज की रात हम वहीं पर गुजारेंगे। क्यों? दुश्मन हमें पहचान चुका है, आज हम पर कातलाना हमला हो सकता है। चलकर आंटी को कह देना चाहिए कि हमारे आने की जानकारी किसी को ना दे, मंजीत को भी नहीं। चलो। फिर दोनों वापस आ गए। इकबाल आंटी को कहने और राजन अपना रिवॉल्वर लेने कमरे में चला गया। मेज की दराज से राजन जैसे ही रिवॉल्वर निकालने लगा, चौंक उठा। पेपर वेट के नीचे एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था, राजन इकबाल कुर्सियों पर मत बैठना। ऐसा ही एक कागज पलंग पर भी रखा था। राजन कुछ क्षण कुर्सियों को घूरता रहा, लेकिन उसे कोई खतरनाक बात नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर उसने कुर्सियों के नीचे झांक कर देखा तो भय से कांप उठा। नीचे पीली दवा से भरी इंजेक्शन लगाने की सिरिंज बंधी हुई थी, जिसकी सुई की नोक ऊपर की ओर निकली हुई थी। सिरिंज इस तरह से बंधी हुई थी कि बैठते ही सिरिंज पर दबाव पड़ता, तुरंत ही दो काम होते। सिरिंज का पिस्टन दबता, सुई हिप पर चुभती और पीली दवा हिप के रास्ते खून में चली जाती। इकबाल ने अंदर प्रविष्ट होते हुए कहा, मैंने आंटी से कह दिया है, लेकिन तुम्हारे हाथ में सिरिंज कैसी है? हमारी मौत भी प्रताप सिंह की तरह होने वाली थी, राजन ने कहा और फिर सारी बात बता दी। सुनने के बाद इकबाल ने दूसरी कुर्सी के नीचे से सिरिंज निकाली और फिर बोला, यानी हमारी जान बच गई, लेकिन पत्र लिखकर हमें सावधान करने वाला कौन हो सकता है? वही छिपी हुई हस्ती जो पहले भी हमारी जान बचाने की कोशिश कर चुकी है, जब हम लाल इमारत में प्रविष्ट हुए थे। ओह, अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि इससे पहले लोगों की रहस्यमयी मौतें कैसे हुई थीं। ये पीली दवा जो बदन के अंदर पहुंचते ही खून को जमा देती है और आदमी मर जाता है। हाँ, आओ अब चले, मुझे आईजी साहब को अब तक की सारी रिपोर्ट भी देनी है। फिर बाहर आकर उन्होंने कमरे को ताला लगाया और नीचे आकर अपनी कार में बैठ गए। आईजी से मिलने के बाद मोनालिसा क्लब में छापा मारने की योजना बनाई गई। अगला दृश्य। राजन इकबाल इस समय अरब देश के नौजवान नजर आ रहे थे। दोनों ने ही वहां की पोशाक धारण की हुई थी, चेहरे पर दाढ़ी मूछें थीं। जिस समय दोनों मोनालिसा क्लब के हॉल में प्रविष्ट हुए, उस समय हॉल के ऑर्केस्ट्रा की धुन पर जोड़े फ्लोर पर थिरक रहे थे। बाकी लोग अपनी सीट पर बैठे खाने पीने में व्यस्त थे। वो भी जाकर एक खाली सीट पर बैठ गए। मैनेजर कुछ क्षणों तक उन्हें घूरता रहा और फिर पास खड़े व्यक्ति से बोला, उन दोनों विदेशियों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सौदागर नजर आते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, इनसे शायद अच्छा बिजनेस हो सके। वेटर ने 2 गिलास पानी मेज पर रखते हुए पूछा, ऑर्डर प्लीज सर। 2 प्लेट भुने हुए टिक्के और 2 प्लेट चाप, 2 कॉफी भी ले आना, राजन बोला। और हाँ, मार्को पोलो सिगरेट का एक पैकेट भी ले आना। लेकिन सर, यहाँ मार्को पोलो सिगरेट नहीं मिलती।
कोई बात नहीं, जाओ। वेटर के जाने के बाद इकबाल ने पूछा, क्या तुम सिगरेट पियोगे? मुझे मार्को पोलो सिगरेट के टुकड़े ही टेढ़ी पहाड़ी और तुल्ला स्टेशन पर मिले थे। लेकिन उसने तो साफ कह दिया कि मार्को पोलो सिगरेट यहां नहीं मिलती। इस हॉल में ना सही, गुप्त हॉल में जरूर मिलती होगी। तभी ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। जोड़े अपनी अपनी सीटों की तरफ बढ़ गए। वेटर ने ऑर्डर का सामान मेज पर सजा दिया। अनाउंसर ने मिस एलिस के नृत्य की घोषणा की। सभी नजरें स्टेज पर उड़ गईं। ठुमकती हुई एक युवती स्टेज पर पहुंची और फिर ऑर्केस्ट्रा की धुन पर नाचने लगी। इकबाल चौंकता हुआ बड़बड़ाया, ये तो मंजीत कौर है। शुक्र है तुमने उसे पहचान तो लिया। अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि वो दुश्मनों से मिली हुई है। इसका मतलब है कि मंजीत ने ही जहरीले इंजेक्शन हमारे कमरे की कुर्सियों पर लगाए थे। हो सकता है। थोड़ी देर के बाद नाच खत्म हो गया। दोनों टिक्के और चाप खाने लगे। जब वो खाने से निपट लिए तो मैनेजर उनके पास पहुंच गया और मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग अरब से आए हैं? हाँ, हम खाले सरबी है। बगदाद हमारा वतन है। राजन बोला, लेकिन हमारा यहाँ आना बेकार रहा। क्यों? हम यहाँ पर माल की लालच में आया था। सुना था भारत सोने और हीरो की चिड़िया है, लेकिन यहाँ तो ना सोना दिखाई दिया ना हीरा। क्या ये सब खरीदने के लिए रकम है आपके पास? रकम तो हमेशा अपने बदन से चिपका कर घूमता है हम। तो आइए मेरे साथ। दोनों उसके साथ हो लिए। काउंटर की साइड से एक गैलरी अंदर की तरफ चली गई थी। गली के अंत में एक कमरा था जिसके बाहर लिखा था प्राइवेट रूम। वो तीनों उसी कमरे में प्रविष्ट हो गए। कमरे के चमकदार फर्श पर 2 जोड़ी सोफा सेट बिछा था। बीच में बड़ी सी सेंटर टेबल बिछी हुई थी। दीवारों के चारों कोनों पर 4 पेंटिंग लगी थीं। सामने वाली पेंटिंग को मैनेजर ने नीचे की तरफ दबाया। एक सोफा अपनी जगह से खिसक गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। तीनों उन सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर गए। मैनेजर गुप्त द्वार बंद करना भूल गया था। यही बात बाद में उसके लिए मुसीबत साबित हुई, क्योंकि हॉल में सादी वर्दी में पुलिस वाले मौजूद थे जो नीचे जा सकते थे। नीचे एक काफी बड़ा हॉल था जिसमें तरह तरह का जुआ हो रहा था। रईस लोग जुआ खेलकर अपने मन की प्यास बुझा रहे थे। एक काले रंग का व्यक्ति उनके बीच में घूम रहा था। पास आकर उसने पूछा, क्या जुआ खेलने आए हैं? नहीं, हमको माल चाहिए, सुनहरा माल। मैनेजर बोला, शेट्टी, इन्हें जाकर माल दिलवा दो। फिर मैनेजर वहीं रुक गया और राजन इकबाल को शेट्टी एक सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आया। उस कमरे में बैठे व्यक्ति को देखते ही शेट्टी बोला, C1 के ग्राहक। मेरे साथ आइए, उसने कहा। फिर शेट्टी को वहीं छोड़कर उन्हें वो व्यक्ति दूसरे कमरे में ले गया जिसके बाहर लिखा था गोदाम। अंदर बैठे C1 को राजन ने तुरंत पहचान लिया। उन्हें लाने वाला व्यक्ति बोला, इन्हें सुनहरा माल चाहिए। कितना? पहले रेट बताओ, राजन ने कहा। 2 लाख 1 किलो के। रेट मुनासिब है, चलेगा। लेकिन रकम कैश देनी होगी। मंजूर है। अभी 30 किलो चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं माल लाता हूं।
कहने के साथ ही वो उठकर बगल वाले दरवाजे में घुस गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में काफी बड़ा बैग था, जिसे उसने मेज पर रखकर खोल दिया। अंदर सोने की बहुत सारी ठोस छड़ें मौजूद थीं। एकाएक राजन ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और कुर्राते हुए बोला, सीवन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अपने हाथ ऊपर उठा लो। कौन? राजन? ठीक पहचाना। इकबाल ने जैसे ही रिवॉल्वर निकालनी चाही, सीवन ने उसके पेट में ठोकर जड़ दी। वो राजन से टकराया और दोनों फर्श पर लुढ़क गए। सीवन भागता हुआ बगल वाले दरवाजे में घुसा और फिर दरवाजा बंद हो गया। उसके साथ आए व्यक्ति ने जैसे ही उन पर हमला करना चाहा, इकबाल ने फायर कर दिया। वो वहीं ढेर हो गया। राजन ने 2 हवाई फायर कर दिए ताकि ऊपर हॉल में मौजूद सादी वर्दी में पुलिस वाले हरकत में आ जाएं। जुआ खाने में भेष बदलकर खुद एसपी और आईजी 2 सब इंस्पेक्टरों के साथ मौजूद थे। उन चारों ने भी रिवॉल्वर निकालकर कई हवाई फायर कर दिए। ऊपरी हॉल में भी मौजूद पुलिस वाले हरकत में आ गए। उनके फायर करते ही हॉल के बाहर तैनात पुलिस वाले भागते हुए हॉल में प्रविष्ट होने लगे। सब तरफ एक भगदड़ मच गई। पुलिस और अपराधियों के बीच गोलियां चलने लगीं। राजन इकबाल ने किसी तरह दरवाजे को खोला और अंदर प्रविष्ट हो गए। उस तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जिन पर भागते कदमों की आवाज आ रही थी। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। भागती हुई उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जिसे लपक कर राजन ने पकड़ लिया। इकबाल चीख उठा, ये तो मंजीत है। तुम इसको कब्जे में रखो, मैं सीवन को देखता हूं, राजन ने कहा और आगे बढ़ गया। मंजीत मुस्कुराती हुई बोली, क्या बात है, तुमने अभी तक मुझे अपने कब्जे में नहीं किया? तुम्हें इस हॉल में देखकर मैं खुद कब्जा कब्जा हो गया हूं। हंस रही हो? तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लग रहा? तुम बताओ, क्या मुझे डरना चाहिए? हाँ, जेल बहुत बुरी चीज होती है। मुझसे इतनी सहानुभूति क्यों? ना जाने क्यों तुम्हारे अंदर मुझे अपनी सल्लो डार्लिंग की छवि नजर आती है। बहुत प्यार करते हो अपनी सल्लो से। अपनी जान से भी ज्यादा। जानकर खुशी हुई, लेकिन मुझे अपने कब्जे में करके तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें भी सीवन के पीछे जाना चाहिए। उसकी गिरफ्तारी इस दल को बर्बाद कर सकती है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब बता दोगी। उत्तर में मंजीत खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, कुछ भी हो इकबाल डियर, गुस्से में तुम पूरे बंदर लगते हो। इकबाल घूर कर रह गया। अगला दृश्य। सीवन बचकर निकल गया, लेकिन मोनालिसा क्लब से लगभग 100 किलो सोना बरामद किया गया। क्लब के सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राहकों में कुछ को छोड़कर सबको जाने दिया गया। पुलिस के इस छापे में अपराधियों के 4 और पुलिस के 2 व्यक्ति मारे गए। सीवन का भाग जाना राजन को खल रहा था। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता तो काफी रहस्यों से पर्दा उठ जाता। मंजीत कौर भी बाद में इकबाल को चकमा देकर भागने में सफल हो गई थी। पुलिस ने कर्मचारियों से सख्ती के साथ पूछताछ की, लेकिन कोई काम की बात मालूम नहीं हुई। अब क्या करना है?
कल विश्राम करके परसों हम फिर तुर्ला गांव की तरफ चलेंगे। क्यों? रेलवे इंस्पेक्टर बनकर ट्रॉली द्वारा सर्वे लाइनों का निरीक्षण करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि काली स्याह मुर्दों वाली ट्रेन आखिर आती कहां से है। अगला दृश्य। राजन निरीक्षक और इकबाल उप निरीक्षक के रूप में था। सादी वर्दी में 3 पुलिस वाले भी थे। तुर्ला स्टेशन से आगे कोई 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा फगवा स्टेशन था। वहीं से वो लोग ट्रॉली में बैठकर तुर्ला स्टेशन की तरफ चल पड़े। ट्रॉली में एक इंजन लगा था, इसलिए उसे धक्का मारने की जरूरत नहीं थी। एक सिपाही उसे ड्राइव कर रहा था। राजन को विश्वास था फगवा और तुर्ला स्टेशन के बीच में अपराधी टेम्पररी लाइन बनाकर प्रेतों वाली ट्रेन चलाता है। ट्रॉली पटरी पर बहुत धीरे धीरे दौड़ रही थी। राजन इकबाल लाइनों के दोनों तरफ का निरीक्षण कर रहे थे। अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जब टेढ़ी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों नीचे उतर आए और लाइनों का निरीक्षण करने लगे। वहां से दाईं तरफ कोई 300 कदम की दूरी पर जंगल शुरू हो जाता था। एक जगह नजर पड़ते ही राजन बोला, इकबाल, इस जगह की जमीन और लाइन को देखो। यहाँ जमीन खुदी हुई लगती है। लाइनों पर जोड़ों के निशान भी हैं। कहीं टेम्पररी लाइन यहीं से तो नहीं जोड़ी जाती? लेकिन ये लाइन जाती कहाँ होगी? जंगल में देखो, कई जगह मोटी कीले ठुकने के निशान हैं। लेकिन वो लोग रेलवे लाइन यहाँ लाते कैसे होंगे? उनका कोई ना कोई साधन तो होगा ही। वैसे ये रहस्य पूरी तरह महीने के तीसरे इतवार को ही मालूम हो सकता है, जब मुर्दों की रेल पटरियों पर दौड़ती है। तो अब हमें महीने के तीसरे इतवार का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अब वापस रामगढ़ लौट चलो। अगला दृश्य। महीने का तीसरा सप्ताह। शनिवार को राजन इकबाल आईजी सचान के पास पहुंचे। आईजी ने उनका स्वागत करा। जब दोनों बैठ गए तो उन्होंने पूछा, याद है, कल तीसरा इतवार है। जी, और अपराधियों के लिए ये अंतिम इतवार होगा। हम दोनों कल दोपहर को यहाँ से तुर्ला स्टेशन के लिए चल देंगे। एसपी राजदान रेतों की ट्रेन निकल जाने के बाद छापा मारकर तुर्ला स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे। जो भी व्यक्ति वहां मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आप इंस्पेक्टर सतीश के साथ टेढ़ी पहाड़ियों को घेरे में ले लेंगे। योजना अच्छी है। लेकिन इतने बड़े अभियान के लिए आपने कितनी फोर्स का प्रबंध किया है? 1000 सशस्त्र जवान, जिसमें 4 डीएसपी, 2 एसपी, 1 आईजी तथा 10 इंस्पेक्टर और निचले रैंक के 20 ऑफिसर होंगे। सर्च लाइट का पूरा प्रबंध होगा। 100 जवान के 10 दस्ते बनाए गए हैं। हर दस्ते में 20 मशीन गनें होंगी। स्टेन गनें तो सबके पास होंगी ही। 5-5 जवानों के 10 ऐसे दस्ते भी होंगे जिनके पास 100 हथगोले होंगे। इकबाल बोला, इस तैयारी से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपराधी को पकड़ने नहीं, सीमा पर दुश्मन से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अपराधी बहुत ताकतवर है प्यारे। उससे मुकाबला करने के लिए हमें युद्ध स्तर की ही तैयारी करनी होगी। राजन मुस्कुराता हुआ बोला, आईजी अंकल, मेरे ख्याल से टेढ़ी पहाड़ियों को घेरने के लिए 1000 जवान कम होंगे। 500 और तैयार करने होंगे। तब तो मिलिट्री की सहायता लेनी होगी। मिलिट्री भी चलेगी। हमले का कोड क्या होगा? लाल सिग्नल। जैसे ही हवा में लाल सिग्नल देखा जाए, पुलिस और मिलिट्री तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन अगर ये वार भी खाली गया तो? वार सटीक होगा। अपराधी हमारे इस वार से बच नहीं सकेगा। पहाड़ियों के अंदर स्थित उसके अड्डे को तहस नहस करके हम सोने की खान पर कब्जा कर लेंगे
लेकिन मुकाबला तगड़ा होगा, क्योंकि अपराधी वैज्ञानिक तो है ही, उसके गार्ड और मजदूर भी शस्त्रों से लैस होंगे। उनकी संख्या 400-500 के लगभग हो सकती है। सचमुच मैंने अपने जीवन में अभी तक इतना भयानक और मजबूत अपराधी का दल नहीं देखा है। सच्चाई तो यह भी है कि तुम जैसे बुद्धिमान और बहादुर जासूस भी अभी तक नहीं देखे। राजन इकबाल मुस्कुरा दिए। अगला दृश्य। मेल ट्रेन आज 1 घंटा लेट आई थी। उस ट्रेन से तुर्ला स्टेशन पर उतरने वाले 8 लोग थे, जिनको तूफान एक्सप्रेस से आगे जाना था। राजन इकबाल के अलावा एक नवविवाहित जोड़ा, एक बूढ़ा बूढ़ी, एक किसान और एक लोहार था। आज महीने का तीसरा इतवार था और सभी जानते थे कि आज की रात प्रेतों की ट्रेन तुर्ला स्टेशन से गुजरती है। गांव में तो इस समय मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी घरों के दरवाजे तो बंद ही थे। उन्होंने अंदर की रोशनी भी बुझा दी थी। लेकिन स्टेशन पर तब तक चहल पहल दिखाई दी जब तक मेल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। ट्रेन के जाते ही वहां भी चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बूढ़ा बोला, 9:15 हो गए, तूफान एक्सप्रेस अब शायद ना मिले। क्यों? बुढ़िया ने पूछा। हमारी ट्रेनें लेट थीं, इसलिए तूफान तो अब तक जा चुकी होगी। हाय दैया, अब क्या होगा? नवविवाहित युवक बोला, रात को इस स्टेशन पर कोई नहीं रुक सकता। लेकिन हमें तो रुकना पड़ेगा। दुल्हन बोली, जब ट्रेन ही नहीं होगी तो हम जाएंगे कैसे? यहां रुकने का मतलब है मौत। लोहार बोला। नहीं नहीं, मैं भी मरना नहीं चाहता। मौत के नाम से ही किसान सहित सब कांप उठे। राजन इकबाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राजन बोला, आप लोग घबराइए नहीं, मैं स्टेशन मास्टर से तूफान मेल की स्थिति के बारे में पूछ कर आता हूं। जाओ बेटे, तुम ही कुछ करो। बूढ़ा बोला। राजन स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उस समय अपना तामझाम समेटकर जाने की तैयारी कर रहा था। राजन के तूफान की स्थिति के बारे में पूछने पर उसने बताया, तूफान तो कब की यहां से जा चुकी है, अब तो कल की ही ट्रेन मिलेगी। राजन ने आकर बताया तो सबके होश उड़ गए। बूढ़ा बोला, हम तो बूढ़े हो गए, हमें अपनी चिंता नहीं। इनकी तो अभी अभी शादी हुई है। इन बेचारों ने तो अभी तक शादी का सुख भी नहीं भोगा। वे प्रेत किसी को नहीं छोड़ते। इनकी मौत का मुझे दुख होगा। हम में से कोई नहीं बचेगा। किसान पहली बार कांपते स्वर में बोला। मुर्दों की रेल रात को जरूर आती है, जिसे मुर्दे चलाते हैं, जिसमें मुर्दे ही सफर करते हैं। जो उनकी ट्रेन को देख लेता है उसे कोई भी मौत से नहीं बचा सकता। लेकिन हम प्रेतों को और उसकी ट्रेन को नहीं मानते। आप लोग भी डरे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों ब्रदर? राजन बोला। तुमने ठीक कहा। अगर कोई प्रेत हमारे करीब भी आया ना तो हम मुर्गा बनाकर उसे कुकड़ू को बुलवा देंगे। इकबाल बोला। तुमको मजाक सूझ रहा है और हमें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। बताओ कहाँ है, मैं उसे भी मुर्गा बना दूंगा। तभी स्टेशन मास्टर उनके करीब आकर बोला, क्या तुम सबको यही जगह मिली थी मरने के लिए? हमारी ट्रेनें छूट गई हैं। युवक बोला। अब आप ही बताइए हम क्या करें? गांव चले जाओ। अगर तुम लोग की किस्मत अच्छी हुई तो शायद कोई दरवाजा खोल दे। यहां तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुर्दे किसी को भी नहीं छोड़ते। आज बहुत सर्दी है। राजन बोला।
गांव में पनाह ना मिली तो प्रेतों के आने से पहले ही हम सर्दी से अकड़कर मर जाएंगे। आसमान पर भी बादल छाए हुए हैं, हो सकता है वर्षा भी हो जाए। तुम लोग को जो करना करो, मुझे अभी मरना नहीं है। मैं तो जा रहा हूं। वेटिंग रूम की चाबी तो देते जाओ, शायद वहीं बंद होकर हम अपने आप को बचा लें। जेब से चाबी निकालकर उसने उनकी तरफ फेंकी और तेजी के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। राजन इकबाल ने इस समय चेहरे पर दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थीं, इसलिए स्टेशन मास्टर को मालूम नहीं हो सका कि यही दोनों लड़के पिछली बार भी वेटिंग रूम में ठहर चुके हैं। अगला दृश्य। स्टेशन के बाहर चारों तरफ गहन अंधकार छाया हुआ था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। उसका प्रकाश इस सन्नाटे में बड़ा भयानक लग रहा था। जंगल की तरफ सियार, लोमड़ी और अन्य जानवरों की आवाजें आ रही थीं। भय के कारण कईयों की आंखों में आंसू आ गए थे। राजन बोला, अगर आप लोग गांव जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, शायद कोई दरवाजा खोल दे। किसान बोला, कोई नहीं खोलेगा, मैं जानता हूं। तब तो हमें वेटिंग रूम में ही चलना चाहिए, यहां तो बहुत सर्दी है। सब वेटिंग रूम में आ गए। इकबाल ने मोमबत्ती जला दी। 2 बेंच और 4 कुर्सियां वहां पड़ी थी। सब उन्हीं पर बैठ गए। इकबाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। राजन इकबाल को छोड़कर सबकी हालत खराब थी। मौत कभी किसी ने नहीं देखी, लेकिन मौत का एहसास बहुत बुरा होता है, इसलिए सबका दिल बैठे जा रहा था। राजन बोला, आप लोग डरिए नहीं, वो प्रेत आप लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। क्या तुम प्रेतों से लड़ोगे? लोहार ने पूछा। हाँ, आप लोग बस तमाशा देखते रहना। दुल्हन रोने लगी थी, जिसके कारण वहां का वातावरण गमगीन हो गया था। उसका पति उसे तसल्ली दे रहा था। राजन उनके पास पहुंचा और बोला, क्या नाम है आपका? नमिता। नमिता जी, आप मेरी भाभी के समान हैं। मैं वादा करता हूँ आप शादी के बाद का जीवन भाई साहब के साथ खुशियों के साथ गुजारेंगी। हमारे होते वो प्रेत आप लोगों की खुशियों को नहीं छीन सकेंगे। दुल्हन आंसू पोंछने लगी। इकबाल ने एक नज़र सबको देखा और फिर बोला, आप लोगों ने हंसी और खुशियों की बारिश होते नहीं देखी होगी। आज आप मेरी झक सुनो और खुशियों की बारिश होते हुए देखो। कहने के साथ ही वो शुरू हो गया। खुशियों की सवारी पर एक बारात आते मैंने देखी। दूल्हा खुश और दुल्हन के चेहरे पर मैंने रौनक देखी। तभी 2 प्रेत आकाश से उतर कर आए। दूल्हे को खाएं या दुल्हन को खाएं, वो जोर जोर से चिल्लाए। दूल्हा उनको देखकर भय से भंगड़ा नाचने लगा। दुल्हन को प्रेतों का आना अच्छा नहीं लगा। पिया के घर जाने के लिए उसे देरी खलने लगी। दिवाली के पटाखों से वो सजने लगी। पटाखों की लड़ी को उसने प्रेतों की पूंछ में बांध दिया। आग लगते ही वो तड़तड़ बजे 2 घूंसों का वार किया। प्रेत दुम दबाकर भागे, फिर दिखाई नहीं दिए। फिर दुल्हन ने दूल्हे के संग भंगड़ा नाचते हुए फेरे लिए। इकबाल ने चुप होकर पलकें झपकाईं और फिर झटके से बोला,
कहीं वो दूल्हा दुल्हन आप दोनों तो नहीं? सच बताइएगा, मैंने गलत कहा या सही? इकबाल ने कुछ इस ढंग से कहा कि भय के वातावरण में भी उन सबके होठों पर मुस्कान खिल उठी। दुल्हन शर्मा गई। तभी वो चौंके। दूर से इंजन की भयानक सीटी की आवाज उभर रही थी। वो आ रही है, प्रेतों को लेकर। अब कोई नहीं बचेगा। लोहार कांपते स्वर में बड़बड़ाया। किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, राजन ने सरसराते स्वर में कहा। और फिर दोनों कुर्सियों पर खड़े होकर बाहर देखने लगे। दूर अंधेरे में रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। फिर बूढ़ा लाइनमैन किशनलाल हाथ में लालटेन लिए प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। जैसे ही वो वेटिंग रूम के करीब पहुंचा, राजन धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। सबको बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। राजन दबे कदमों से बूढ़े प्रेत की तरफ बढ़ रहा था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें रुक जाएंगी। एक इंसान प्रेत से लड़ने चला था। लोहार बड़बड़ाया। वो खुद मौत के मुंह में गया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। चुप रहो वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, इकबाल गुर्राया। उसी समय राजन ने पीछे से बूढ़े प्रेत पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए फर्श पर गिर पड़ा। फिर उसके कई घूंसे प्रेत के चेहरे पर पड़े। खाल कई जगह से फट गई और वो बेहोश हो गया। राजन ने उसे उठाया और अंदर जाकर पटक दिया। फिर बोला, इकबाल, तुम इसकी लालटेन उठा लाओ। इकबाल लालटेन उठाकर अंदर आया तो इकबाल के हाथ में प्लास्टिक रबड़ का एक चेहरा था। बूढ़े प्रेत पर जब उसकी नजर पड़ी तो वो बोल उठा, अरे ये तो स्टेशन मास्टर है। हाँ, स्टेशन मास्टर ही किशनलाल के प्रेत का रोल अदा कर रहा था। हरामजादा, इकबाल बड़बड़ाया। सब आश्चर्य भरी निगाहों से फर्श पर पड़े स्टेशन मास्टर को देख रहे थे। सीटी बजने और गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई। राजन ने लपक कर दरवाजा बंद किया और चीखा, कोई शोर ना मचाए। एक बार फिर सबके चेहरे भय से पीले पड़ गए। राजन इकबाल कुर्सी पर चढ़कर शीशे के बाहर देखने लगे। काली स्याह ट्रेन धड़धड़ाती हुई वहां से गुजर गई। दुल्हन चीख मारकर अपने पति से लिपट गई। राजन कुर्सी से नीचे उतरता हुआ बोला, ट्रेन चली गई, अब डरने की कोई बात नहीं है। तभी सब चौंके। कमरे में सफेद धुआं भरने लगा था। इकबाल, जल्दी से खिड़की खोल दो, राजन ने कहा और दरवाजा खोल दिया। इकबाल ने खिड़की खोल दी। धुएं से सबको थोड़ी सी खांसी उठी। फिर हवा धुएं को दरवाजे के बाहर बहा ले गई। राजन सबको संबोधित करता हुआ बोला, यही धुआं सबकी हत्या करता था और फिर सवेरे जब हमारी लाशें यहाँ मिलती तो सब यही कहते कि इन्हें प्रेतों ने मार डाला, क्योंकि इन्होंने प्रेतों की ट्रेन देख ली थी। बुढ़िया ने भोलेपन से पूछा, तो क्या ट्रेन में प्रेत नहीं होते? नहीं, ट्रेन का चक्कर लंबा है, समझाना भी कठिन है। आप लोग फिलहाल अब डरे नहीं।
आज इन नकली प्रेतों का चक्कर समाप्त कर दिया जाएगा। राजन की बातों से उनका भय कुछ कम हुआ। इकबाल ने धीरे से पूछा, लेकिन आज दरवाजा और खिड़कियां अपने आप कैसे खुल गए? इस कमरे की बिजली काट दी गई थी, इसलिए जिस मैकेनिज्म से दरवाजा और खिड़कियां बंद होते थे वो मैकेनिज्म बेकार हो गया। ओ, थोड़ी देर के बाद काफी दूर से सीटी की आवाज आती सुनाई दी। राजन तेज स्वर में बोला, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग दरवाजा बंद करके मोमबत्ती बुझा दें। भूतों की ट्रेन एक बार फिर यहाँ आएगी, यहाँ रुकेगी भी, लेकिन आप लोग डरे नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सब पूर्णतः सुरक्षित हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन बेटे, बूढ़ा बोला, तुम लोग हो कौन, ये तो बताते जाओ, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि तुम लोग साधारण लड़के नहीं हो। कल के अखबारों में पढ़ लीजिएगा, मालूम हो जाएगा, राजन ने कहा और इकबाल के साथ बाहर निकल गया। अगला दृश्य। मुर्दों की काली स्याह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। 5 कंकाल डिब्बों से उतरे और प्लेटफॉर्म पर नाचने लगे। गार्ड रामदास और ड्राइवर स्टीफन के मुर्दे इंजन से उतरे। दोनों ने चारों तरफ देखा और फिर स्टीफन बोला, रामदास, अपना मुर्दा साथी किशन लाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा? मुझे तो गड़बड़ लगती है। फिर दोनों ने उसे आवाज देकर पुकारा। जब वो प्रकट नहीं हुआ तो दोनों घबरा गए और जल्दी से इंजन में बैठ गए और इंजन को गति दे दी। ट्रेन जाने के कुछ ही मिनटों के बाद एसपी राजस्थान ने स्टेशन पर पुलिस दल के साथ छापा मारा। स्टेशन मास्टर सहित एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगला दृश्य। प्रेतों की ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से चली, राजन इकबाल पिछले डिब्बे के पायदान पर चढ़ गए। धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और वो लोग अंदर समा गए। डिब्बे में अंधेरा था। पेन टॉर्च को जलाकर दोनों ने डिब्बे का निरीक्षण करा। डिब्बे में लकड़ी के बॉक्स भरे हुए थे। हर बॉक्स के ऊपर स्याह धब्बे के कंकाल की तस्वीर बनी हुई थी। इकबाल बोला, ये बॉक्स खोलकर देखना चाहिए। खोलो। फिर राजन टार्च की रोशनी दिखाने लगा और इकबाल बॉक्स खोलने लगा। उसने कई बॉक्स खोल डाले जो खाली थे, लेकिन एक बॉक्स में उन्हें सोने की 6-6 इंच लंबी सलाखें दिखाई दी। उन्हें देखने के बाद राजन बोला, तो मेरा शक सही था, सोने की खान अपराधियों के कब्जे में है और सोने की खान टेढ़ी पहाड़ियों में ही कहीं है। इकबाल बोला, ये ट्रेन वहीं जा रही है, देख लेना। और तुम्हें एक बात और बता दूं। क्या? उस सोने की खान पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ज़्यादा सोने की सप्लाई से भारत का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। तुम जानते हो कि जब ज़्यादा सोना बाजार में होगा तो उसके रेट गिरेंगे, तब सभी चीज़ों के रेटों पर फ़र्क पड़ेगा। यही सोने की खान अगर भारत के कब्जे में होती तो ऐसा ना होता।
मैं समझता हूँ। अब सावधान रहो, जंगल ख़त्म हो गया है। और अगले ही पल ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो गई। पहियों की गड़गड़ाहट से कान फटने लगे। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुक गई। उस जगह अंधेरा था। राजन इकबाल को अंधेरे में टार्च की रोशनी दिखाई दी। दो व्यक्ति अंधेरे से उभरे थे। स्टीफन और रामदास से उन्होंने बात की और फिर उन्हीं के साथ अंधेरे में समा गए। पिछले डिब्बे से कुछ कंकाल उतरे और फिर वो भी अंधेरे में लोप हो गए। राजन, इकबाल ने पूछा, आखिर ये कंकाल है कैसे? हमारी तरह मनुष्य हैं, इन सब ने कंकालों की शक्ल के खोल बदन पर पहने हुए हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर से टार्चों की रोशनियां दिखाई दी और दो काले साए डिब्बों का निरीक्षण करने लगे। इकबाल बोला, यहां तो छिपने की जगह भी नहीं है, अब क्या करें? दोनों को काबू करना होगा। फिर जैसे ही वो काले साए डिब्बे में चढ़े, राजन और इकबाल उन पर टूट पड़े। वो संभलते उससे पहले ही दोनों ने उनकी गर्दनें दबा दी। जब वो उनके ऊपर से उठे तो दोनों मर चुके थे। फिर दोनों ने ही उनके कपड़े उतार कर पहने और उन्हें खाली पेटियों में बंद कर दिया। अब राजन 10 और इकबाल 20 नंबर का स्याहपोश था। छाती पर उनके नंबर लिखे हुए थे। फिर दोनों नीचे उतर आए और उसी तरफ चल पड़े जिधर स्टीफन वगैरह गए थे। उस तरफ मशालें लगी हुई थीं, लेकिन इतनी दूर दूर थीं कि वो भी पर्याप्त नहीं थीं। दोनों दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें सामने से दो स्याहपोश आते दिखाई दिए। एक स्याहपोश की आवाज उन्हें सुनाई दी। वो कह रहा था, आज हम सबके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हमें पूरी तरह से सजग और सतर्क रहना होगा। अरे बॉस को लापरवाही हुई होगी, ऐसी खतरनाक जगह पे कौन मरने के लिए आ सकता है? राजन इकबाल को भी अपना साथी समझकर वो लोग आगे बढ़ गए। उनके कंधे पर मौत का भयंकर निशान बना हुआ था। आगे जाकर सुरंग दाईं तरफ घूम गई। वहां काफी बड़ा कमरा था। कमरे में 4 ट्रॉलियां खड़ी थीं। वहां से लाइन आगे चली गई थी। राजन बोला, यह सुरंग जरूर नदी की तरफ खुलती होगी, इधर ही बढ़ते हैं। अभी वो लोग कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, कॉलिंग CR20C RC10 हेलो, कॉलिंग CR20 CR10 हेलो हेलो। राजन ने टार्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां उसे एक माइक्रोफोन लगा दिखाई दिया। राजन स्वर को भारी बनाता हुआ बोला, मैं CR20 बोल रहा हूँ। सब साथियों को सतर्क कर दो, पुलिस टेढ़ी पहाड़ियों तक पहुंच गई है। यह कैसे हो गया? जो हम कह रहे हैं वो सुनो। नदी की तरफ वाला गेट बंद कर दो और काली खाई में बंधे भेड़ियों को खोल दो, ताकि कोई दुश्मन उधर से आए तो उसे खत्म कर दिया जाए। राइट बॉस। आवाज आना बंद हो गई। राजन इकबाल का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। काफी दूरी तय करने के बाद उन्हें ठंडी हवा का झोंका अनुभव हुआ। फिर उन्हें रोशनी दिखाई दी जो गोल दायरे में अंदर आ रही थी। लगता है हम नदी की तरफ वाले गेट पर पहुंच गए। तभी दाएं बाएं से 4 स्याहपोश निकल आए। राजन इकबाल चौंक उठे। क्या कर रहा हो? नंबर 5 ने पूछा। बॉस का कहना है कि पुलिस टेढ़ी पहाड़ियों तक पहुंच गई है, खतरा बढ़ गया है। उनका आदेश है इस गेट को बंद कर दिया जाए और काली खाई वाले भेड़ियों को खोल दिया जाए। ठीक है, तुम जाकर भेड़ियों को खोल दो और 10 नंबर तुम जाकर गेट बंद करोगे। कहने के बाद नंबर 5 कुछ आगे बढ़ गया। उस सुरंग का मुंह नदी के किनारे से लगा हुआ था।
सिर्फ नदी की तरफ से ही उसे देखा जा सकता था। उसने लाल टार्च चलाकर खतरे का सिग्नल दिया। नदी की तरफ से 4 लाल रोशनियां चमकीं और फिर बुझ गईं। इसके बाद 4 स्ट्रीमर आवाज़ करते हुए वहां से हट गए। नंबर 20। वो बोला, तुम अभी तक गए नहीं? मैं अकेला भेड़ियों को कैसे खोलूंगा? बहुत डरपोक हो। नंबर 22, तुम इसके साथ चले जाओ। राजन को ऐसा नाटक करना पड़ा था क्योंकि वो काली खाई का रास्ता नहीं जानता था। फिर वो नंबर 22 के साथ दूसरी सुरंग की तरफ बढ़ गया। फिर नंबर 5 के जाने के बाद इकबाल एक स्याहपोश से बोला, यार गेट तो बंद कर दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने आगे बढ़कर एक पत्थर को दबाया। सुरंग के मुहाने को लोहे की एक चादर ने ढक लिया। वो नंबर 12 था। इकबाल के कंधे पर वो हाथ रखता हुआ बोला, यार मैं तो इस पाप के संसार में काम करते हुए तंग आ गया हूं। क्यों? मेरे बीवी बच्चे मुझसे बहुत दूर हैं, बीमार रहते हैं। मैं सोचता हूँ ये सब मेरे पापों का फल है। मैं किसी भी तरह इस पाप के काम को छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ना आसान भी नहीं है। मैं समझा नहीं। इस अवस्था में बास मुझे गद्दार करार देकर मेरे और मेरे परिवार की हत्या करवा देगा। अगर तुम सच्चे दिल से अपराधों से तौबा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अपने बच्चों की कसम, मैं तौबा करना चाहता हूँ। तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम पुलिस की मदद लेकर बॉस का बेड़ा गर्क कर देंगे। बाद में पुलिस तुम्हें सरकारी गवाह बना लेगी। और तुम्हें? मैं इकबाल हूँ, राजन का साथी। पुलिस ने इस समय टेढ़ी पहाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। नंबर 12 ने आवेश में आकर इकबाल का हाथ थाम लिया और बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है, मैं इस नर्क से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मुझे करना क्या है बताओ। राजन भेड़ियों को खोलने खाई की तरफ गया है, तुम जाकर उसकी मदद करो। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो ताकि मैं पुलिस फोर्स को यहां ला सकूं। नंबर 12 ने उसे सभी रास्तों के बारे में बता दिया। फिर वो काली खाई की तरफ बढ़ गया। इकबाल एक सुरंग के द्वारा बाहर आ गया। बाहर पुलिस ने डेरा डाला हुआ था। 2 सिपाही उसे पकड़कर आईजी के पास ले आए। इकबाल ने आईजी को पहाड़ी के अंदर जाने के सारे रास्ते के बारे में बता दिया। फिर बोला, अब मेरे ख्याल से सिग्नल भी दे देना चाहिए। आईजी ने ट्रांसमीटर के द्वारा पहले तो पुलिस और मिलिट्री के ऑफिसरों को वहां की स्थिति और गुप्त रास्तों का ज्ञान कराया। फिर आकाश में एक रॉकेट छोड़ दिया जिसमें लाल चिंगारियां फूट निकली। वो हमला करने का सिग्नल था। अगला दृश्य, राजन 2 स्याहपोशों के साथ काली खाई की तरफ बढ़ रहा था। इस समय वो लोग गहरे काले अंधेरे में चल रहे थे। वहां पानी की सीलन की बदबू आ रही थी। जैसे ही राजन का पांव फिसला, एक स्याहपोश बोला, यहां से 20 कदम गहरी काली खाई है। दीवार के साथ लगी तार को पकड़कर चलो, वरना सीधे खाई में ही जाकर गिरोगे और हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। सॉरी, राजन ने कहा और फिर तार पकड़कर चलने लगा। 20 कदम पर इतनी गहरी खाई थी कि जिसका छोर तक दिखाई नहीं देता था। खाई के बगल से होकर वो लोग कमरे में पहुंचे जिसमें 2 भेड़िए थे। दल के सदस्यों को देखकर वो गुर्राते नहीं थे, लेकिन जब राजन को देखकर वो गुर्राए तो दोनों स्याहपोश चौंके।
उनके रिवॉल्वर उनके हाथ में आ गए। फिर एक ने गुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम? नंबर 20। झूठ बोलता है, गोली मार दो। तभी 2 फायर हुए और वो दोनों स्याहपोश चीख मारकर वहीं ढेर हो गए। राजन ने पलट कर देखा, नंबर 12 रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। राजन ने पूछा, दोस्त कौन हो तुम? तुम्हारा हितैषी और अब्बास का दुश्मन। उसने कहा और फिर इकबाल से हुई बात बता दी। सुनने के बाद राजन बोला, भगवान ने चाहा तुम अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकोगे। कहने के बाद राजन ने ट्रांसमीटर द्वारा इकबाल से संबंध मिलाया। इकबाल ने उसे बताया, पहाड़ी में प्रविष्ट होने के 5 गुप्त रास्ते हैं। पुलिस और मिलिट्री फोर्स सभी रास्तों से अंदर प्रविष्ट हो रही है। चौथे मार्ग से मैं अंदर प्रविष्ट हो चुका हूं। दुश्मन के 20 आदमी मारे गए हैं और 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शाबाश, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये लोग बहुत जालिम हैं। वैसे मैं बॉस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 12 मेरे साथ है। खुदा तुम्हें सफल बनाए। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद होते ही राजन ने भी संबंध विच्छेद कर दिया और फिर बोला, नंबर 12, क्या तुम बॉस तक पहुंचने का रास्ता मुझे बता सकते हो? वो क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दाहिनी तरफ से स्वर उभरा। दोनों ने उस तरफ देखा। वहां दीवार में एक दरवाजा उत्पन्न हो गया था। दरवाजे के बीच में एक सफेद पोश व्यक्ति खड़ा था, जिसकी छाती पर C1 लिखा था। हाथ में स्टेन गन थी। हाथ ऊपर उठाकर चलो वरना गोली मार दूंगा। दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर वो उन्हें रोशन गली से एक हॉलनुमा कमरे में ले आया। वहां तरह तरह की छोटी बड़ी मशीनें लगी थीं। सामने 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन थी। एक तरफ डैशबोर्ड था, जिसके सामने एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने काले रंग का रेशमी लिबास और पोशाक पहन रखी थी। छाती पर सफेद शब्दों में लिखा था, चीफ ऑफ स्टाफ। कोने में मंजीत और आंटी हरबस कौर बंधी हुई थीं। राजन चौंकता हुआ बोला, मंजीत आंटी, आप लोग यहां कैसे? 80 लोग तो ਇੱਥੇ सोना तलाश करने आए सी। ए बदमाश सानू गिरफ्तार कर लीला। आंटी पंजाबी में बोली। क्यों मंजीत? मम्मी ठीक कह रही हैं। बॉस ने एक अट्ठास लगाया और फिर बोला, ना तो ये मम्मी है ना ही मंजीत उसकी बेटी। तुम दोनों खुलकर मेरी जासूसी कर रहे थे और ये दोनों भेष बदल कर। मंजीत तो इकबाल की सल्लो डार्लिंग है और हरबस कौर तुम्हारी शब्बो है, यानी शोभा। दोनों C1 का पीछा करती हुई यहां पहुंची थी। हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजन ने उन दोनों की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी। राजन को भी हंसी आ गई। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले तुम लोग इकबाल और अपनी फोर्स का भी परिणाम देख लो। कहने के साथ ही उसने एक बटन दबाया और स्क्रीन रोशन हो उठी। उस पर सोने की खान का दृश्य उभरा, जिसमें से मजदूर मशीनों द्वारा कच्चा सोना निकाल रहे थे। अगले ही पल एक सुरंग का दृश्य दिखाई देने लगा, जिसमें सशस्त्र सिपाही भागते हुए अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। बॉस ने डैशबोर्ड में लगे बटनों में से दूसरा बटन दबाया। एक धमाके के साथ सुरंग उड़ गई। सिपाही लाशों में बदल गए। फिर स्क्रीन पर दूसरी सुरंग का दृश्य उभरा। उस सुरंग में उन्हें इकबाल सिपाहियों के साथ आता दिखाई दिया। बॉस गुर्राता हुआ बोला, अब तुम लोग इकबाल के जिस्म के पर खच्चे उड़ते हुए देखोगे। नहीं। मंजीत चीखी। उसने अपने हाथ खोल लिए थे। दूसरे ही क्षण उसने छलांग लगाई और बॉस पर जा गिरी।
दोनों फर्श पर लुढ़क गए। सीवन का ध्यान बटा। राजन ने उसका फायदा उठाया और लात चला दी। स्टेन गन उसके हाथों से उछली जिसे राजन ने लपक लिया। फिर उसने सीवन पर फायरिंग कर दी। वो वहीं ढेर हो गया। अगले ही पल राजन मशीनों पर फायरिंग करने लगा। उसमें आग लग गई। बॉस ने मंजीत के पेट में एक ठोकर जड़ दी। वो दूर जा गिरी। फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसने राजन पर फायर कर दिया। राजन ने एक तरफ गिरकर उस पर फायरिंग कर दी। उसका जिस्म छलनी हो गया और वो सीवन के पास गिरकर ढेर हो गया। मंजीत ने आंटी के हाथ खोल दिए। वो बोली, राजन, मुख्य अपराधी तो खत्म हो गया, अब क्या करना है? इसके चेहरे से नकाब उठाओ ताकि मालूम हो सके ये लोग हैं कौन। मंजीत उर्फ सलमा, हरबस कौर उर्फ शोभा ने उनके चेहरों से नकाब उठाई तो सब चौंक उठे। बॉस प्रताप सिंह का पार्टनर महेश कुमार और सीवन उसका बेटा दीपेश कुमार था। सलमा ने पूछा, लेकिन राजन, महेश कुमार तो मर चुका है। उसकी लाश को तो बाकायदा हिंदू रीति से जला दिया गया था। वो महेश कुमार नहीं था, इसी दल का एक सदस्य था जिसके चेहरे पर इसने अपना मेकअप कर दिया था। लेकिन शोभा, तुम और सलमा यहां भेष बदल कर क्यों आई थी? शोभा ने बताया, चीफ ने हमें इस केस के बारे में जानकारी देने के बाद यहाँ भेज दिया था। उनका कहना था इस बार बड़े ही खतरनाक अपराधी से वास्ता पड़ा है। हम दोनों को छुपे रहकर तुम दोनों यानी राजन इकबाल की रक्षा करना थी। 3-4 बार हमने तुम लोगों की जान भी बचाई थी। सलमा ने यहाँ आते ही मंजीत के रूप में मोनालिसा क्लब में नौकरी भी कर ली थी। यहाँ भी हम तुम दोनों की रक्षा के लिए ही आई थी। बाकी बातें बाद में, अब यहां से निकल चलो। फिर वो सब भागते हुए गुप्त मार्ग में प्रविष्ट हो गए। अगला दृश्य, पुलिस और मिलिट्री फोर्स से अपराधियों की जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें 50 पुलिस के, 20 मिलिट्री के जवान और 100 अपराधी मारे गए। 200 को गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की खान पर भारत सरकार का कब्जा हो गया। दूसरे दिन सलमा, शोभा, राजन और इकबाल की तस्वीरें अखबारों में छपी। उन्होंने 20वीं सदी के सबसे बड़े अपराधी गैंग को खत्म कर दिया था। इकबाल बहुत दिनों तक सलमा को मंजीत और शोभा को आंटी कहकर छेड़ता रहा। समाप्त।